Hey everyone, I am Yash Khandelwal and I welcome you to One Academy. Guys, आज हम मिले हैं बिजनेस ट्रस्ट का रिवीजन करने एंड इतने अच्छे से एंड इतने प्यार से आपने बिजनेस ट्रस्ट आज तक पक्का नहीं पढ़ा होगा। ये मेरी गारंटी है और आज के बाद आपको बिजनेस ट्रस्ट के सारे रेट्स याद हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत डर लगता है एंड लास्ट तक रेट याद रहते ही नहीं है। मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम यश खंडेलवाल। आई टीच DTED CFA लेवल। मैं अनअकैडमी पे पिछले 1 महीने से पढ़ा रहा हूँ और मैं बहुत सारे रिविजन्स लेके आने वाला हूँ आपके लिए, DT के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। ऑलरेडी बहुत सारे रिविजन्स मेरे आ गए हैं जो यूट्यूब चैनल पे है अनअकैडमी के, एंड बहुत सारे आने वाले हैं। और साथ में एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन भी आने वाला है और ये वीडियो भी आप लास्ट डे रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। उसके अलावा इफ़ यू वांट एनी अपडेट्स यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके भी नोट्स टेलीग्राम चैनल पे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू वांट लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस, यू कैन ज्वाइन अवर प्लस बैच, प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन बाय। हमारी बैच लॉन्च हो रही है फॉर ग्रुप 2, मेरी उसमें बैच लॉन्च हो रही है फॉर मे अटेम्प्ट। यू कैन ज्वाइन फॉर मे अटेम्प्ट। तो आपको यूज़ करना है मेरा कोड, दैट इज CA यश। एंड इफ यू वांट पर्सनल गाइडेंस एंड स्टडी मटेरियल यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इफ यू यूज़ माई कोड दैट इज CA यश, यू गेट 10% ऑफ। कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आपको यूज़ करना है मेरा कोड, दैट इज CA यश, ठीक है। इसके अलावा 15 to 17 नवंबर, मतलब आज लास्ट डेट है आपके ऑफर की, जिसमें 6 मंथ्स पे 2 मंथ्स फ्री है एंड 12 मंथ्स पे भी 2 मंथ्स फ्री है। एंड कॉम्बो ऑफर ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2, उस पर भी आज 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स एंड 12 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स फ्री है, ठीक है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ रहे हैं सर बिजनेस ट्रस्ट। सर बिजनेस ट्रस्ट हमको समझ में आता ही नहीं होता क्या है एक्चुअली। बिजनेस ट्रस्ट होता क्या है सर, एक बार बता दो सर, एक बार समझा दो सर। कोई बात नहीं, बताता रहा हूँ, ठीक है। क्या होता है ना, 3 लोग होते हैं। एक तो होता है यूनिट होल्डर, एक होता है बिजनेस ट्रस्ट, और एक होता है स्पेशल पर्पस व्हीकल। जो स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है वो होती है इंडियन कंपनी। यूनिट होल्डर इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट में। बिजनेस ट्रस्ट कौन से होते हैं? रीट और इनविट, ठीक है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है। ये दोनों आपके क्या होते हैं? आपके बिजनेस ट्रस्ट होते हैं। ये इन्वेस्ट करते हैं किसमें? स्पेशल पर्पस व्हीकल में, जो कि होती है एक इंडियन कंपनी। अब कोई भी इंसान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहा है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसे करता है कंपनी में इन्वेस्ट? या तो थ्रू डेट करता है या तो थ्रू इक्विटी करता है। या तो थ्रू डेट करेगा या तो थ्रू इक्विटी करेगा। इफ डेट के थ्रू करेगा तो उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इफ इक्विटी के थ्रू करेगा तो उसको मिलेगा डिविडेंड। क्या बोला मैंने? इफ डेट के थ्रू करेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा, एंड अगर इक्विटी के थ्रू किया तो उसको मिलेगा डिविडेंड, ठीक है। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल पे जब जो इसकी कमाई हुई, ठीक है, बिजनेस ट्रस्ट को इंटरेस्ट और डिविडेंड दे देगा, ठीक है। अब बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा? वो उसके यूनिट होल्डर्स को दे देगा, क्योंकि हालांकि बिजनेस ट्रस्ट की कमाई है, पर बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट किसने किया था? यूनिट होल्डर ने। यूनिट होल्डर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस ट्रस्ट में। यही पैसा बिजनेस ट्रस्ट में किसमें इन्वेस्ट किया? स्पेशल पर्पस व्हीकल, मतलब इंडियन कंपनी पे किया, ठीक है। इसके अलावा जो रीट होते हैं ना, इनके कुछ रियल एस्टेट एसेट्स होते हैं, जैसे मॉल, शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्सेस, ये सब होते हैं। तो ना उससे भी रेंटल इनकम आती है, ठीक है। तो वो भी रेंटल इनकम रीट क्या करता है? यूनिट होल्डर्स दे देता है। सिर्फ रीट, इन्वेट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ रीट जो रियल एस्टेट एसेट होल्ड करता है, ओन करता है, उसकी रेंटल इनकम क्या करता है? वो यूनिट होल्डर्स को दे देता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? ओके सर, समझ में आ गई। अब ना एक चीज़ समझो यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, जब स्पेशल पर्पस व्हीकल अपना इंटरेस्ट और डिविडेंड दे रहे हैं बिजनेस ट्रस्ट को, तो बिजनेस ट्रस्ट क्या कर रहा है? उनसे पैसा ले रहा है और सीधे सीधे क्या कर रहा है? यूनिट होल्डर को दे रहा है। क्या कर रहा है? वो इंटरेस्ट डिविडेंड जो आ रहा है वो भी यूनिट होल्डर को दे रहा है, और जो रियल एस्टेट एसेट जो रीट ने ओन किया है, रीट भी क्या कर रहा है? यूनिट होल्डर को दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में इनको क्या मिल जाएगा सर? क्या लॉजिकली आप बताओ, इनके हाथ में ये इनकम टैक्स होनी चाहिए क्या? तो इनके पास पैसा आया, पैसा दे दिया, इनकी इनकम कुछ हुई क्या? वो जो इंटरेस्ट डिविडेंड है और ये जो रेंट दिया रीट का, क्या ये इनके हाथ में बचा गया? इन्हें तो बचा ही नहीं अपने हाथ में। जो पैसा आया पूरा पैसा तो इन्हें यूनिट होल्डर को दे दिए। क्या कि इन्हें जो पैसा आया वो पैसा इन्हें पूरा यूनिट होल्डर्स को दे दिए। तो उस केस में क्या होगा ना, इनको मिल जाएगा पास थ्रू स्टेटस। क्या बोलते हैं इसको? पास थ्रू स्टेटस। ये मिल जाएगा इनको, एंड ये इनकम इनके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन सी? इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंटल इनकम ऑफ रीट ऑन रियल एस्टेट एसेट्स ओन्ड बाय रीट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि सर इंटरेस्ट डिविडेंड और जो ये रेंट दिया है ये तो हमारे हाथ में आया और हमने सीधे दे दिया, तो ये हमारे हाथ में टैक्सेबल कैसे होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा सर। जो हम बिजनेस ट्रस्ट है, हम इस पर टैक्स नहीं भरेंगे। तो इस पर टैक्स कौन भरेगा सर? जिसके हाथ में अल्टीमेटली मिला, जिसको अल्टीमेटली ये मिला, किसको मिला? यूनिट होल्डर को मिला। तो अब इस पर यूनिट होल्डर टैक्स भरेगा क्या? यस सर, एकदम सिंपल। तो टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं हम।
एकदम सिंपल, पूरा आपको लॉजिक समझा दिया हूँ। तो यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट, रीट का रेंट टैक्सेबल होगा, बाकी सब एग्जेम्प्ट। यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रीट का रेंट टैक्सेबल होगा, बाकी सब एग्जेम्प्ट होगा, क्योंकि ये तीनों इनकम इनको मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये अबाउ 3 इनकम छोड़ के बाकी सब इनकम टैक्सेबल होगी। अब बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में ये अबाउ 3 इनकम छोड़ के कौन सी, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये तो उन्होंने दे दिए। उसके अलावा जो इनकम होगी बिजनेस ट्रस्ट की, वो तो खुद का टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसकी खुद की इनकम है वो। ठीक है। बाकी जो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट है, उस पर तो उसको पास थ्रू स्टेटस मिल गया। समझ में आया? इंटरेस्ट मिला डेट से, डिविडेंड मिला इक्विटी से, और रेंट जो उन्होंने रियल एस्टेट एसेट जो ओन किया है वो भी वो दे रहा है। तो इस पे वो खुद टैक्स क्यों भरेगा? बहुत नॉर्मल सी बात है, वो क्या करेगा, यूनिट होल्डर दे देगा और इसमें यूनिट होल्डर टैक्स भरेगा। ठीक है। अब जब इसके हाथ में इनकम टैक्सेबल है, यूनिट होल्डर्स के हाथ में, तो क्या बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस कट करना पड़ेगा? यस सर, बिजनेस ट्रस्ट को और ये रीट को रेंटल इनकम पे टीडीएस कट करना पड़ेगा क्या? यस सर, टीडीएस कट करना पड़ेगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो ये बात आपको बेसिक समझ गई होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टैक्सेबिलिटी। अब सर रेट कितना कितना लगता है? सर रेट ही में दिक्कत जाती है सर, रेट याद नहीं रहते, है ना? बताओ, आप कमेंट में बताओ, रेट याद रहते कि नहीं? नहीं रहते ना? नहीं रहते, लिख रहे बच्चे नहीं रहते, कोई बात नहीं, मैं ऐसे रेट याद कराऊंगा आज के बाद। आप अभी कमेंट में लिखोगे, देखना कि सर पूरे रेट याद हो गए। आपने नहीं लिखे तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है। नाम कुछ भी रख देना, मेरा नाम आकाश कंदोई रख देना। ठीक है। अगर आज मैंने आपको रेट याद नहीं करा दिया तो कल से मुझे आकाश सर बोलना, कल से एफआर पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है। आकाश सर देखेंगे वीडियो तो बहुत मारेंगे मेरे को। ठीक है। चलो, तो अपन टैक्सेबिलिटी पढ़ रहे हैं, टैक्स रेट्स क्या लगते हैं। अब पहले हम पढ़ते हैं सर बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पढ़ लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। पहले हम बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में पढ़ लेते हैं, फिर पढ़ेंगे हम इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ठीक है। तो सर हमने तो अभी पढ़ा कि बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में जो इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट रहता है वो तो एग्जाम्प्ट रहता है। यस सर, एग्जाम्प्ट, देखो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट एग्जाम्प्ट रहता है। ठीक है। सर अदर इनकम जो है वो क्या टैक्सेबल रहती है? हाँ, तो अदर इनकम में जो एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 होता है वो सर 20% से टैक्सेबल होता है। ये तो नॉर्मल है सर, ये तो सब लोग को यही लगता है। एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 20%, हमको तो पहले से याद है सर, ये इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये समझ गया। तो एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111 जो ए जो होता है, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए, ये सर 15% टैक्सेबल होता है। ये तो हमको पहले से मालूम है सर। इसके हाथ में जो एसटीसीजी हुआ अंडर सेक्शन 111 ए वो 15% से ही होगा सर, बहुत नॉर्मल है। एंड इसके अलावा ऑल अदर इनकम होगी वो होगी टैक्सेबल एमएमआर से। एमएमआर मतलब 30% प्लस 37 प्लस 4%। कितना? 30 प्लस 37 प्लस 4। कितना? 30 प्लस 37 प्लस 4। कितना? 30 प्लस 37 प्लस 4। ये होगा एमएमआर। क्या बोला मैंने? अभी सिर्फ बिजनेस ट्रस्ट के बारे में अपने डिस्कस किया है। तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट तो एग्जाम्प्ट है सर, हमको पता है, अभी ऊपर पढ़ा हमने। बट जो अदर इनकम होगी वो एलटीसीजी 112 वाली तो हमको पता है सर 20% टैक्सेबल होती है। एसटीसीजी 111 ए वाला जो है सर 15% टैक्सेबल होता है, पता है हमको। एंड ऑल अदर इनकम जो है सर वो एमआर टैक्सेबल होती है 30 प्लस 37 प्लस 4। एकदम ईजी सर, याद हो गया ये तो पूरा सर, एक बार में याद हो गया। हो गया याद? हो गया ना? हो गया, लिख रहे बच्चे, हो गया। बट अब आता है इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। सर यही तो दिक्कतें हैं, यही तो मेन दिक्कतें हैं। कोई बात नहीं, भाई कराएगा आज, आज पूरा याद हो ही जाएगा, आज चिंता करो ही मत। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंटरेस्ट, फिर पढ़ेंगे रेंट, फिर आखिर में पढ़ेंगे डिविडेंड। ठीक है। अब इंटरेस्ट पढ़ते हैं अपन। तो मुझे बताओ, इंटरेस्ट अगर बाहर कोई आदमी आ रहा है, अपने यहाँ फॉरेन से आदमी आ रहा है और वो कुछ इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको अपन जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उससे अपन कम पैसा लेंगे ना, कम टैक्स लगाएंगे उसको, ताकि और इन्वेस्ट करे अपने यहाँ के, है ना? बाहर से बंदा आ रहा है अपने यहाँ, तो अपन तो उससे कम पैसा लेंगे ना यार, हम कम टैक्स लगाएंगे उसको। तो अगर बाहर से बंदे ने अपने यहाँ कुछ इन्वेस्ट किया, उसको उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हम एनआरएफसी को सिर्फ 5% टैक्स लगाएंगे। कितना? सिर्फ 5%। कितना टैक्स लगाएंगे? सिर्फ 5%। ठीक है। एनआरएफसी ने कुछ इन्वेस्ट किया अपने यहाँ, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, अपने आके एसपीवी में इंटरेस्ट कर, वो बिजनेस ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी में कर रही है। एसपीवी कौन है? इंडियन कंपनी। ठीक है। तो उन्होंने किस में किया? इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया ना, तो हमारे लिए इकोनॉमी के लिए तो अच्छा है, तो हम उससे कम टैक्स लेंगे। कितना लेंगे सर? सिर्फ 5% टैक्स लेंगे। ठीक है। बाकी अदर जो नॉर्मल रेसिडेंट लोग हैं उनसे कितना सर? नॉर्मल टैक्स रेट इंटरेस्ट पे, उनकी कोई कुछ नहीं है, उनसे नॉर्मल टैक्स रेट लेंगे भैया, उनके हाथ में अपन नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल करेंगे। कितना? नॉर्मल टैक्स रेट से। ये तो अपने घर के वाले लोग हैं, इनसे नॉर्मल टैक्स रेट लेंगे। ठीक है। टीडीएस मत देखो, अभी टीडीएस आखिरी में देखेंगे। ठीक है। अब रेंट की बात आती है। सर रेंट पे कितना रेट लेंगे सर? तो देखो, रेंट में तो ऐसा है कि एनआर हो कुछ भी हो,
हम नॉर्मल टैक्स रेट से ही लेंगे, इस पर कोई परसेंट वर्सेंट वाला खेल नहीं है। कभी आपने सुना है कि रेंट में 10% 20%? कुछ नहीं सुना सर हमने आज तक। रेंट पे ना नॉर्मल टैक्स रेट लेंगे हम, हमारा घर का हो बाहर का हो, इसमें कुछ नहीं है सर। नॉर्मल नॉर्मल टैक्स रेट पे लेंगे, इस पर कुछ भी नहीं है। हम नॉर्मल टैक्स रेट पे लेंगे रेंट पे। रेंट पे कितना रेट टैक्स लेंगे उनसे? नॉर्मल टैक्स रेट, दोनों से, रेजिडेंट हो नॉन रेजिडेंट हो। ठीक है, अब आगे सर डिविडेंड की बारी। सर डिविडेंड में क्या होता है सर? डिविडेंड में दो चीज़ें होती हैं। एक तो एसपीवी, जो एसपीवी है उस पर डिपेंड करता है। एसपीवी कौन सर? ये है एसपीवी। अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया है अंडर सेक्शन 115BAA एंड एसपीवी ने टैक्स पे किया है नॉर्मल रेट, अगर एसपीवी ने नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर दिया, अगर कंपनी ने, एसपीवी जो इंडियन कंपनी है उसने अगर नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर दिया, तो सर कुछ भी नहीं करेंगे, हम एग्जाम्प्ट कर देंगे सीधे डिविडेंड यूनिट होल्डर के हाथ में। अगर एसपीवी ने नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर दिया तो हम यूनिट होल्डर के हाथ में डिविडेंड एग्जाम्प्ट कर देंगे। तो सर ये तो इस केस में तो डिविडेंड पूरा ही एग्जाम्प्ट हो गया, ना तो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल है, ना ही यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। तो अगर एसपीवी ने नॉर्मल रेट से टैक्स पे कर दिया, उस केस में डिविडेंड इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। ये बात समझी? यस सर समझी। नेक्स्ट, अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया अंडर सेक्शन 115BAA, मतलब अंडर सेक्शन 115BAA मतलब इसने कंसेशनल रेट में अगर पे किया है टैक्स। 115BAA क्या है? कंसेशनल टैक्स, जो जो डोमेस्टिक कंपनीज को लगता है। ठीक है, तो 22% लगता है इसमें। ठीक है, तो उस केस में सर अब अगर एसपीवी ने इसमें 115BAA पे टैक्स पे किया है, तो हम क्या करेंगे? अब हम पैसा वसूल करेंगे यूनिट होल्डर से। हम पैसा वसूल करेंगे, डिविडेंड पे टैक्स वसूल करेंगे यूनिट होल्डर से। कितना कितना सर? देखो, इंटरेस्ट पे 5% कर दिया हमने, और डिविडेंड में 5% नहीं कर पाएंगे। डिविडेंड में हम पूरा 10% लेंगे। हमने इंटरेस्ट में कम कर दिया ना उससे, इंटरेस्ट में कम किया, उन्होंने हमारे डेट इन्वेस्ट किए थे तो हमने इंटरेस्ट में कम किया। पर सर डिविडेंड, जो डिविडेंड आएगा ना उस पर हम 10% ही लेंगे सर, कम नहीं कर पाएंगे। तो डिविडेंड को एनआरएफसी को 10% लगता है। कितना? 10% एनआरएफसी को डिविडेंड पे। और सर हमारे लिए जो घर के लोग हैं, अदर्स, नॉर्मल टैक्स रेट्स, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, समझा? अदर को एकदम नॉर्मल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। बाहर वाले उनको सिर्फ 10% लगा रहे हैं, हम 5% इसमें नहीं दे सकते। हम इंटरेस्ट में दे दिया उनको, डिविडेंड में नहीं देंगे, हमारी मर्जी, हमारे यहाँ ऐसी होता है। ठीक है, तो हम एनआरएफसी को 10% लगा रहे हैं डिविडेंड, और अदर्स जो हमारे घर वाले उनको तो नॉर्मल टैक्स रेट, उनका कुछ नहीं। ठीक है, अब टैक्सेबिलिटी आपकी, टैक्स उनके हाथ में कितने रेट पर हो रहा है वो खत्म हो गया। कितने रेट पर, एक बार रिवाइज करते हैं। देखो, इंटरेस्ट एनआरएफसी के हाथ में कितना? बाहर से लोग आ रहे हैं तो कम में लगाएंगे 5%, घर वाले लोग नॉर्मल टैक्स रेट। रेंट, बाहर वाला हो घर वाला हो नॉर्मल टैक्स रेट, रेंट में कुछ नहीं, नो। डिविडेंड, सर अगर एसपीवी ने नॉर्मल रेट्स में टैक्स पे किया तो एग्जेम्प्ट। अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया अंडर सेक्शन 115BAA, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सर एनआरएफसी को हमने 10% लगाया, क्योंकि 5% हमने इंटरेस्ट में दे दिया था उनको ऑलरेडी, अब नहीं देंगे। तो एनआरएफसी को 10%, और जो अपने घर वाले उनको नॉर्मल टैक्स रेट। एक बात देखो, अपने जो घर वाले रेसिडेंट लोग हैं उनके हाथ में सभी कुछ, इंटरेस्ट भी, डिविडेंड भी और रेंट भी, क्या नॉर्मल टैक्स रेट से पे हो रहा है? यस सर। कितना नॉर्मल टैक्स रेट है उनके टैक्सेबल, उनके हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, तीनों अपने घर वालों के हाथ में, रेसिडेंट के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट से पे, मतलब टैक्सेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टीडीएस की। अब हम बात करें टीडीएस की। तो टीडीएस में क्या होता है सर? जब आपने इंटरेस्ट में 5% ही टैक्स लगाया तो टीडीएस 5% लोगे ना। अगर इंटरेस्ट में आपने 5% टैक्स लगाया तो टीडीएस 5% लोगे एनआरएफसी से। ठीक है, बट नॉर्मल लोगों से कितना? तो नॉर्मल से हम कितना लेंगे सर? हम नॉर्मली लोग कितना लेते हैं? अपन इंटरेस्ट लगाते हैं तो कितना लेते हैं नॉर्मली लोगों से? अपन सर अपने घर वालों से 10% लेते हैं सर, हर चीज़ में 10% लेते हैं अपन घर वालों से। हर चीज़ में अपन घर वालों का टीडीएस 10% काट लेते हैं। नॉर्मल टैक्स रेट लगाए इनको, 10% काट लेंगे टीडीएस। तो नॉर्मल टैक्स रेट, इंटरेस्ट पे कितना? टीडीएस एनआरएफसी का 5% और अपने घर वालों का 10% नॉर्मल। ठीक है, डिविडेंड में एनआरएफसी का टीडीएस, अपने एनआरएफसी पे 10% टैक्स किया है तो टीडीएस कितना होगा सर? 10%। ये 10, ये 10, सिंपल। और सब नॉर्मल वालों को तो 10%, अपने घर वालों को 10%। ठीक है, रेंट, रेंट अपने नॉर्मल टैक्स रेट लगाया है दोनों को, एनआरएफसी को और घर वालों को, दोनों को। सर टीडीएस में क्या करेंगे? अब सर यहाँ पे इनको कुछ स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया अपन ने, इनको एनआर को, रेंट में एनआर को यहाँ पे कितना दिया? 5% दिया, यहाँ पे 10% दिया, बाकी जबकि घर वालों को नॉर्मल टैक्स रेट लगाया है तो यहाँ पे इनको स्पेशल प्रोविजन दिया ना आपने, 5.10%। तो सर इसमें कुछ दे दो, तो इसमें हम टीडीएस में उनको दे रहे हैं। टीडीएस में क्या? एनआरएफसी को रेट इन फोर्स, बाकी लोग को नॉर्मल 10%, अपने को 10% ही करता है, तो अपना 10%। तो एनआरएफसी को कितना? रेट इन फोर्स। सर रेट इन फोर्स क्या होता है? हर बार फाइनेंस एक्ट में आता है, ये नोटिफाई होता है। ठीक है,
तो एनआरएफसी को रेट इन फोर्स और अपने को 10%, क्योंकि रेंट में अपन ने ऊपर कुछ नहीं दिया था इनको, तो नीचे कर दो स्पेशल कुछ रेट इन फोर्स। ठीक है, अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, याद कराता हूँ। देखो एक बात देखें आपने, ये जो रेसिडेंट है उनके हाथ में इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट तीनों नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो रहा है। ठीक है, और टीडीएस तीनों में कितना कट रहा है? 10%, 10%, 10%। तीनों में टीडीएस 10%, तीनों में टैक्स रेट कितना लग रहा है? टैक्सेबल कितने रेट पे है? नॉर्मल टैक्स रेट्स। ठीक है, अब सर देखते हैं एनआर को। एनआर को इंटरेस्ट कितने पे लग रहा है सर? 5%। बाहर से आ रहे हैं, कम लगाएंगे। डिविडेंड सर इंटरेस्ट में करते हैं, डिविडेंड में नहीं कर पाएंगे। इंटरेस्ट में 10%, ए डिविडेंड में 10%। ठीक है, रेंट पे सर दोनों के लिए नॉर्मल, बाहर वाला हो घर वाला हो, दोनों के लिए नॉर्मल। अब टीडीएस, टीडीएस में कितना सर? इंटरेस्ट 5% है तो 5%, नॉर्मल वालों को 10%। एनआरएफसी में एसपीवी डिविडेंड में, एसपीवी ने अगर 115BAA में पे किया तो एनआरएफसी के लिए 10%, तो टीडीएस भी 10% टैक्सेबल। अगर इसमें नॉर्मल टैक्स रेट रेसिडेंट के लिए, तो टीडीएस भी नॉर्मल 10%। ठीक है, रेंट नॉर्मल टैक्स रेट्स, तो इसमें इन्हें थोड़ी स्पेशल कर दिया अपन एनआरएफसी के लिए, रेट इन फोर्स और अदर्स के लिए 10%। सिंपल, खत्म। और अगर एसपी ने नॉर्मल टैक्स रेट में आपको टैक्स पे की है तो एग्जेम्प्ट डिविडेंड। इतना ही है टैक्स रेट्स और कुछ भी नहीं है। आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ोगे आज तक कि आपको यकीन ही नहीं होगा सर इतना ही है क्या बस। आपको अभी यकीन ही नहीं हो पाएगा कि सर इतना ही है क्या बस, क्योंकि हमने आज तक जो पढ़े हैं सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़े हैं। बताओ कमेंट में जल्दी बताओ, और कमेंट सेक्शन में बताना, लाइव चैट में बताना ही बताना, कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि कैसे पढ़े हो आपने आज तक, ऐसा पढ़े हो क्या, और इसके बाद आपको याद हुआ कि नहीं। रिवाइज कर दो फट से एक बार, 1 मिनट में, 2 मिनट में। देखो अपन ने ऊपर क्या पढ़े थे? अपन ने पढ़े थे कि एसपीवी यूनिट होल्डर क्या करता है? इन्वेस्ट करता है बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में। बिजनेस ट्रस्ट क्या करता है? इन्वेस्ट करता है स्पेशल पर्पस व्हीकल के हाथ में, एसपीवी के हाथ में, जो इंडियन कंपनी होती है। अब इन्वेस्ट कैसे करेगा? थ्रू डेट या थ्रू इक्विटी। डेट से किया तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। इक्विटी से क्या किया तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट डिविडेंड बिजनेस ट्रस्ट को मिला, इसने क्या किया? इसने यूनिट होल्डर को पास ऑन कर दिया, पास कर दिया पूरा, कुछ रखा नहीं खुद के हाथ में। तो इसको क्या मिल जाएगा? पास थ्रू स्टेटस। सेम इसको जो रियल एस्टेट एसेट जो इसने ओन किया रीट ने, उससे जो रेंटल इनकम आई, ये भी इसने क्या कर दिया? पास कर दिया किसको? यूनिट होल्डर को। तो क्या इस तीनों के चीज, इन तीनों के लिए, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट के लिए क्या मिलेगा? इसको मिल जाएगा पास थ्रू स्टेटस। तो क्या इसके हाथ में टैक्सेबल होगा? नहीं सर, वो टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर के हाथ में, तीनों चीज। ठीक है, टैक्सेबिलिटी पढ़ लेते हैं। तो यूनिट होल्डर के हाथ में सिर्फ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट जो भी रीट का होता है वो टैक्सेबल होता है, बाकी सब एग्जेम्प्ट। और बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में सिर्फ अबाव ये 3 इनकम छोड़ के सब कुछ टैक्सेबल होता है, सब कुछ टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब हम टैक्सेबिलिटी देख रहे हैं सर। हमको याद हो गया सर, अब याद मत कराओ, फिर भी एक बार करा दे रहा हूँ। मुझे पता है आपको याद हो गया, फिर भी करा रहा हूँ एक बार। देखो इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंट एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि ये इसको पास थ्रू स्टेटस मिलता है इसका। ये जाके किसके हाथ में टैक्सेबल होता है? यूनिट होल्डर के हाथ में। अदर इनकम सर, एलटीसीजी अंडर सेक्शन 112 हमको पता है 20%, बताओ मत सर। एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A हमको पता है 15%, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब सर हमको एमएमआर भी याद हो गया है कि ऑल अदर इनकम पे एमएमआर पे टैक्सेबल होता है, दैट इज 30 + 37 + 4, 30 + 37 + 4, 42.744, 30 + 37 + 4, बाकी सारी इनकम एमएमआर पे टैक्सेबल। सेकंड, सब यूनिट होल्डर के हाथ में सर। अब बताओ सर इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट से बाहर से लोग आए उनको 5% पे करेंगे टैक्सेबल, अपने घर वालों को नॉर्मल टैक्स रेट। रेंट दोनों को नॉर्मल। डिविडेंड अगर एसपीवी ने नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे किया है तो एग्जाम्प्ट कर देंगे। अगर एसपीवी ने टैक्स पे किया 115BAA से, तो अदर्स के हाथ में नॉर्मल टैक्स रेट और एनआरएफसी को 10%। हमने इंटरेस्ट में कर दिया, डिविडेंड में नहीं करेंगे, 10% लगाएंगे। टीडीएस, अब टीडीएस देख रहे हैं सर, यहाँ 5% तो यहाँ ही 5%। नॉर्मल वालों को सब जगह 10%, नॉर्मल वालों को सब जगह 10%, नॉर्मल वालों को सब जगह 10%। देखो 10%, 10%, 10%। बट इनको 5% इंटरेस्ट का, डिविडेंड इनसे 10% पे टैक्स ले रहे हैं अपन, तो टीडीएस भी 10% काटेंगे। और रेंट पे अपन ने दोनों से नॉर्मल ले लिया, तो इनको एनआरएफसी को थोड़ा स्पेशल कर देंगे, रेट इन फोर्स, और अदर्स को 10%। सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है बिजनेस ट्रस्ट में, खत्म हो गया यहाँ पे, पूरा खत्म। अब लिख लो, अब ये चार्ट में दे दूंगा आपको, अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके देख लेना, पूरा याद है। एग्जाम के एक दिन पहले देखोगे आपको बोलेगा क्या है यार ये, ऐसा क्वेश्चन आता है। अगर जैसे एमसीक्यूज के सिनेरियोस में 8-8 मार्क का दिया है, गलती से पेपर में 8 मार्क का आ गया, तो आप तो एकदम पेपर से आके मेरे को एकदम सर पार्टी दे देंगे आपको, ऐसा बोलोगे, क्योंकि 8 मार्क इतने सिर्फ चिल्लर बोनस है ये 8 मार्क्स। ठीक है, तो आई होप आपको याद आ गया होगा, पूरा याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो कमेंट लिख के बताओ, कमेंट लिख के बताओ याद हुआ कि नहीं। हो गया होगा, हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताना। नहीं तो कल से मेरा नाम आकाश कंदोई रख दूंगा मैं, और एफआर पढ़ाना चालू कर दूंगा, आकाश सर से परमिशन ले लूंगा। ठीक है,
चलो कुछ नोट्स पढ़ते हैं अपन। टैक्सेबिलिटी ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस यूनिट। अब ये जो बिजनेस यूनिट है यूनिट होल्डर के हाथ में, अगर ये ट्रांसफर होगी तो उस पर टैक्सेबिलिटी क्या होती है? अगर लिस्टेड यूनिट्स है तो LTCG लगेगा इफ ग्रेटर देन, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 36 मंथ्स है तो टैक्सेबल कितने पे होती है? 10% अंडर सेक्शन 112A इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। 112A पे टैक्सेबल होती है अगर लिस्टेड यूनिट है तो। STCG अगर है तो टैक्सेबल एट 15% अंडर सेक्शन 111A, टैक्सेबल एट 15% अंडर सेक्शन 111A, ठीक है। अगर अनलिस्टेड यूनिट है तो LTCG अंडर सेक्शन 112 टैक्सेबल एट 20% एंड STCG एट नॉर्मल टैक्स रेट, ठीक है। Any other income other than interest, dividend and rent received by unit holder shall be exempt in the hands of unit holder under section 1023 FD। हाँ, मैंने यहाँ पर TDS का रेट नहीं बताया हूँ एक भी ना, TDS रेट आपने TDS के सेक्शन नहीं बताया हूँ, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप LBB, LBBA, LBA ये सब याद मत करो, भूल जाओगे सब कुछ, वैसे नॉर्मल सेक्शन याद कर लो, बहुत है, ठीक है। और ये जो TDS काट रहा है कौन काट रहा है? ये बिजनेस ट्रस्ट काट रहा है, याद रखना। अपन TDS यहाँ पे लिखे हैं, ये कौन काट रहा है? बिजनेस ट्रस्ट काटेगा ना, क्योंकि SPV से बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को देगा, यूनिट बिजनेस ट्रस्ट के पास जाएगा और बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर को देगा, तो बिजनेस ट्रस्ट TDS काटेगा। ये TDS जो काट रहा है बिजनेस ट्रस्ट काट रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई पर्सन के पास शेयर्स है SPV के, जो SPV कंपनी उसके शेयर्स है, अगर वो बिजनेस ट्रस्ट को बेच के उससे उसकी यूनिट्स ले लेता है इन एक्सचेंज, अगर कोई भी पर्सन शेयर्स ऑफ SPV बिजनेस ट्रस्ट को देके बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट ले लेता है इन एक्सचेंज, तो इट इज नॉट अ ट्रांसफर, कैपिटल गेन विल नॉट अप्लाई। इट इज नॉट अ ट्रांसफर, कैपिटल गेन विल नॉट अप्लाई। सेकंड, COA ऑफ यूनिट्स क्या होगा? सर हमको पता है कॉस्ट ऑफ शेयर्स इन SPV, जो शेयर्स का कॉस्ट था उसको इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ यूनिट्स मान लेंगे। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगी? सर ये भी सिंपल है, पीरियड ऑफ शेयर्स इन SPV प्लस यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, दोनों का पीरियड प्लस करके जो पीरियड ऑफ होल्डिंग आएगा वो। मतलब ये कब होगा सर? जब ये जो बिजनेस यूनिट उसके पास आ गई, किसके पास? किसी पर्सन के पास बिजनेस यूनिट जब आ गई, जब ये बिजनेस यूनिट बेचेगा तब अपन ये सब देखेंगे, उस पर कैपिटल गेन लगेगा ना। अभी जब आपको शेयर दिया आपने और एक्सचेंज बिजनेस यूनिट लिए, तब कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और अब जो बिजनेस यूनिट आपके हाथ में आ गई, वो यूनिट्स आप बेचोगे तो उस पर आपको कैपिटल गेन लगेगा, उसकी COA ऐसे निकालेंगे और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी प्लस करके निकालेंगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेस ट्रस्ट इज इन सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन ऑफ एज टू यूनिट होल्डर्स। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस ट्रस्ट इनकम, वो यूनिट होल्डर के हाथ में सेम नेचर एंड सेम प्रोपोर्शन में रहती है। कैसा मतलब? एग्जांपल देता हूँ, अगर 100 लाख की इनकम है, इसमें इंटरेस्ट 70 लाख का है, डिविडेंड है 30 लाख का, ये बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में 100 लाख की इनकम है, ये 100 लाख पूरा बिजनेस ट्रस्ट क्या कर देगा? पास ऑन कर देगा किसको? यूनिट होल्डर्स को। मान लो 10 यूनिट होल्डर है और एक यूनिट होल्डर को 10 लाख रुपए मिले, तो अब यूनिट होल्डर के हाथ में 10 लाख में से जो 7 लाख रुपए वो इंटरेस्ट जाएगा और 3 लाख डिविडेंड जाएगा, क्योंकि 70-30 का यहाँ भी रेशो था, यहाँ भी 70-30 का रेशो बना रहेगा 10 लाख में भी से, ठीक है। 10 लाख में भी वही रेशो बना रहेगा। दैट्स इट, यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया बिजनेस ट्रस्ट। बहुत कम टाइम में बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ मैंने, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आपको पूरा याद हो गया होगा। और याद हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और कमेंट सेक्शन में लिखो सब कर लूँगा मैं, और अपन सब कर लेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। कभी भी ऐसा डाउट होता है ना मन में, आता है तो बोलो सब कर लूँगा मैं, और सब आप कर लोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ मैं, आप बताना है आपको कि कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। उसके अलावा आज कल ऑफर चल रहा है, आज आखिरी ऑफर है 12 बजे तक, 6 मंथ्स में 2 मंथ्स फ्री, तो आपको अगर लेना तो ले सकते हो। मेरी बैच खुद लॉन्च हो रही है फॉर मेरा अटेम्प्ट, एंड इफ यू वांट टू टेक माय बैच और इफ यू वांट टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माय कोड, दैट इज CAYASH। और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करके जाना वीडियो, बिना लाइक किए गए तो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है। कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करो अगर नए हो चैनल पे तो, और जल्दी जल्दी CA बनो, फिर मिलना है अपने को, पार्टी करना है, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।